बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। हमारा ग्रुप नंबर 4 है और इसके मेंबर टोटल 4 हैं। इफ्तिखार अहमद, वसीम अकरम, जान शेर खान और अब्दुल्ला। हमारे ग्रुप को 3 टॉपिक्स दिए गए हैं क्लाउड स्टोरेज, फ्लैश मेमोरी और वीडियो थंब ड्राइव। वसीम अकरम और जान शेर खान ने क्लाउड स्टोरेज को तैयार करना है और इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। इफ्तिखार अहमद ने फ्लैश मेमोरी को तैयार करके इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। अब्दुल्ला ने वीडियो थंब ड्राइव को तैयार करके इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। क्लाउड स्टोरेज वसीम अकरम और जान शेर खान दोनों ने तैयार किया और इसका वॉइस ओवर वसीम अकरम कर रहा है। क्लाउड स्टोरेज में हमने जो ज़रूरी चीज़ें पढ़नी है वो इसकी हिस्ट्री है कि यानी ये कब तैयार हुआ, इसको कब ईजाद किया गया, कब इन्वेंट किया गया, किसने इन्वेंट किया। इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि ये है क्या, क्लाउड स्टोरेज होता क्या है, ये क्या बला है। इसके बाद हमने पढ़नी है इसकी वर्किंग कि ये काम कैसे करता है, इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तफसील से। इसके बाद हम इसके एडवांटेजेस यानी फ़ायदों के बारे में पढ़ेंगे, इसको यूज़ करने का हमें पर्सनली और बिजनेसमैन्स को क्या फ़ायदा हो सकता है, और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसको यूज़ करने से इसका नुकसान क्या हो सकता है। आइए पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री। क्लाउड स्टोरेज को माना जाता है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट डॉक्टर जोसेफ कार्ल रॉबनेट लिकलीडर ने 20वीं सदी के 7वें इशरे में इसको इन्वेंट किया था। क्लाउड स्टोरेज को अगर सिंपली मैं डिफ़ाइन करूं तो क्लाउड स्टोरेज ऑनलाइन डाटा स्टोरेज को कहते हैं। अगर कोई डाटा हमारे मोबाइल वगैरह या पीसी लैपटॉप वगैरह में सेव है तो उसको हम कहेंगे कि वो लोकली स्टोर है, और ये डाटा क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर होता है। ये लोकली स्टोर नहीं होता, ये क्लाउड स्टोरेज का डाटा होता है। ये क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास डाटा होता है जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, हम ना तो उनसे रब्ता कर सकते हैं और ना ही उनसे मिल वगैरह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करना चाहें तो इसके लिए बेस्ट क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। इसके लिए पी क्लाउड है, ड्रॉपबॉक्स है, गूगल ड्राइव है, टेरिसॉलिट है, sync.com है, आई ड्राइव है, मेगा है, वन ड्राइव बॉक्स है, मीडिया फायर है, शुगर सिंक है, कार्बोनाइट है, यूबिक है, जूल्स है और जस्ट क्लाउड है। अगर क्लाउड स्टोरेज में से गूगल ड्राइव की बात करूं तो गूगल ड्राइव हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि 15 GB का डाटा हमारा ये फ्री सेव करता है। उसके बाद मंथली ये चार्ज करता है अगर 15 GB से ऊपर हम डाटा सेव करें गूगल ड्राइव। क्लाउड स्टोरेज की वर्किंग के बारे में बात करें तो इसको काम करने के लिए बड़े बड़े डाटा सेंटर्स की ज़रूरत होती है जिसमें बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। वो कंप्यूटर डाटा को एक्साबाइट, पैराबाइट, पीटाबाइट वगैरह में सेव करते हैं और ये डाटा को फिजिकली स्टोर करते हैं, ना कि वर्चुअली। हमारा डाटा जो होता है वो हमारे लिहाज से वर्चुअली स्टोर होता है क्योंकि हमारे पास इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जबकि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनके पास इसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है क्योंकि उन्होंने अपने हार्डवेयर्स में, हार्ड ड्राइव्स में इसको सेव किया होता है। और डाटा को जो यूज़र्स होते हैं, क्लाउड स्टोरेज के यूज़र्स जो होते हैं जिन्होंने क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करना होता है, वो डाटा को सेव करने के लिए क्लाउड प्रोवाइडर के पास नहीं जाते और ना ही उनसे रब्ता करते हैं, बल्कि दूर से ही इंटरनेट के ज़रिए डाटा को इस पर अपलोड कर देते हैं और दूर से ही इस पर से डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं अपने लोकल स्टोरेज में। इसके लिए शर्त ये है कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो जब भी ज़रूरत होगी हम डाटा को क्लाउड स्टोरेज से अपने लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती हैं इसकी टाइप्स के, इसकी इकसाम कितनी है। इसकी 3 इकसाम है, मेन इकसाम: ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल स्टोरेज और ब्लॉक स्टोरेज। अगर ऑब्जेक्ट स्टोरेज की बात करूं और ऑब्जेक्ट स्टोरेज को सिंपली मैं डिफ़ाइन करूं तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो है वो डाटा के डिस्टिंक्ट या अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स बना लेता है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल दूं तो म्यूज़िक का ऑब्जेक्ट, इमेजेस का ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस के ऑब्जेक्ट्स और इसके अलावा वीडियोस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग-अलग हो जाते हैं, उनको अलग-अलग स्टोर कर लेता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो है म्यूज़िक, इमेजेस और वीडियोस के ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग स्टोर कर लेता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्या होता है कि एक ही किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या अलग-अलग ऑब्जेक्ट स्टोरेज में ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग स्टोर किया जाता है, जबकि फाइल स्टोरेज में ये होता है कि एक ही किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फ़र्ज़ कर लें इमेजेस के ऑब्जेक्ट्स हो गए, म्यूज़िक के ऑब्जेक्ट्स हो गए या वीडियोज़ के ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनको अलग-अलग फ़ाइल में स्टोर कर लिया जाता है। अगर इमेजेस के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी फ़ाइल अलग बना दी जाती है, अगर वीडियोज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी फ़ाइल अलग बना दी जाती है, अगर म्यूज़िक के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी फ़ाइल्स अलग बना दी जाती है। और फाइल्स में म्यूज़िक, वीडियोज़ या इमेजेस के ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया जाता है, उनको एक ऑर्डरिंग दी जाती है और वो ऑर्डरिंग तीन चार लिहाज से हो सकती है। पहली ऑर्डरिंग हो सकती है अल्फ़ाबेटिकली, दूसरी ऑर्डरिंग हो सकती है डेट के लिहाज से और तीसरी ऑर्डरिंग हो सकती है उसके साइज़ के लिहाज से। अल्फ़ाबेटिकली अगर ऑर्डरिंग देखी जाए तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका नाम ए से शुरू होता है वो सबसे पहले आएंगे और जिनका नाम बी से शुरू होता है वो सब उससे ए वाले से बाद में आएंगे और जिसका नाम जी से शुरू होता है वो सबसे लास्ट पर आएंगे। अगर डेट के लिहाज से देखा जाए तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको सबसे पहले सेव किया गया था वो सबसे पहले आएंगे और जिनको सबसे लास्ट पर सेव किया गया था वो सबसे लास्ट पर आएंगे। अगर साइज़ के लिहाज से देखा जाए तो
ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज़ ज़्यादा होता है, जिनकी एमबीज़ ज़्यादा होती हैं, वो सबसे पहले आ सकती हैं। अगर बड़े साइज़ के लिहाज से ऑर्डरिंग को शुरू किया जाए, अगर छोटे साइज़ के लिहाज से शुरू किया जाएगा तो छोटे वाला सबसे पहले आएगा और बड़े वाला लास्ट पे आएगा। अगर बड़े वाले से शुरू किया जाए तो बड़े वाला सबसे पहले आएगा और छोटे वाला सबसे लास्ट पर आएगा। और ये फाइल्स जिस ऑर्डर में अरेंज होती हैं फाइल स्टोरेज में, उसी ऑर्डर में जो यूज़र होता है वो इसको एक्सेस करता है। यहाँ पर फाइल की इमेज दिखाई जा रही है कि इमेजेस की फ़ाइल अलग होगी, कॉन्टैक्ट्स वगैरह की फ़ाइल्स अलग होंगी, म्यूज़िक की फ़ाइल अलग होगी और वीडियोस की फ़ाइल अलग होंगी। ये एक ही किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी फ़ाइल अलग अलग बनाई गई है। इसके बाद आ जाता है ब्लॉक स्टोरेज। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स आ जाती हैं हमारे पास, उन फाइल्स को ब्लॉक स्टोरेज में छोटी छोटी फाइल्स में डिवाइड किया जाता है एक ही साइज़ की। अगर कोई बड़ी फाइल आ गई है तो उसको छोटी छोटी फाइल्स में डिवाइड करके, कोई बड़ा वॉल्यूम आ गया है डाटा का, उसको छोटी छोटी फाइल्स में डिवाइड करके उसके वॉल्यूम्स या ब्लॉक्स, छोटे ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं। इसको ब्लॉक स्टोरेज कहते हैं और ये सारे ब्लॉक्स एक ही साइज़ के होते हैं। साइड पर ब्लॉक स्टोरेज का एक आइकॉन दिखाया जा रहा है जिसमें एक ही साइज़ के ब्लॉक्स बने हुए हैं। अगर ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल स्टोरेज और ब्लॉक स्टोरेज में बुनियादी फ़र्क की बात करें तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग स्टोर किया जाता है, जबकि फ़ाइल स्टोरेज में एक ही किस्म के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर किया जाता है और ब्लॉक स्टोरेज में बड़ी-बड़ी फ़ाइल्स को डिवाइड करके एक छोटी-छोटी फ़ाइल्स में, यानी कि एक इक्वली साइज़्ड फ़ाइल में स्टोर कर लिया जाता है। अब आगे चलते हैं। क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करने के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। फ़ायदे ज़्यादा होते हैं और नुकसानात कम होते हैं। अगर एज़ कम्पेयर टू एडवांटेजेस इसके नुकसानात को देखा जाए तो इसके नुकसानात फ़ायदों के लिहाज से बहुत कम है। इनके फ़ायदे और नुकसानात हम बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इनके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। सबसे पहला इसका फ़ायदा है यूज़ेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करने के लिए कोई ख़ास नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही किसी ख़ास डिग्री की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की ज़रूरत होती है, बल्कि एक टेक्निकल नॉलेज की, एक सिंपल से नॉलेज की ज़रूरत होती है कि इंसान को इंटरनेट चलाना आना चाहिए और इसके मेन फीचर्स का पता होना चाहिए। और जब बंदे को ये पता होता है कि इसके मेन फीचर्स क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपली इसके फंक्शंस कैसे हैं, तो तो वो बंदा कहीं पर भी, दुनिया में कहीं पर भी रहकर इसको यूज़ कर सकता है, जहाँ पर इंटरनेट आ रहा हो, और चंद क्लिक्स पर अपने डाटा को इस पर क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड भी कर सकता है और इसे डाउनलोड भी कर सकता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन्स होते हैं उनको ये नसीहत की जाती है कि उनका डाटा एक ख़ास मौके पर या इमरजेंसी सूरत में उनके पास दोबारा रिकवर्ड हालत में होना चाहिए, जिस पर वो दोबारा काम कर सकें। अगर वो एक ख़ास डाटा को जिस जिस पर काम ना किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर सकते हैं। उसको खो देने से वो अपना नुकसान कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज इस इस बैकअप प्लान के लिए परफेक्ट, क्योंकि इसमें डाटा की कभी भी ख़राबी नहीं होती। अगर लोकल स्टोरेज की बात करें, जैसे मोबाइल, पीसी, लैपटॉप वगैरह हो गया, फ़र्ज़ कर ले हमने लैपटॉप में कोई डाटा स्टोर किया है और उसकी विंडो उड़ गई है, या उसमें कोई डाटा में कोई करप्शन आ गया, तो हमारे पास डाटा की सिर्फ एक ही कॉपी थी और हम उस डाटा को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। ये हमारे पीसी वगैरह, लैपटॉप वगैरह या एंड्रॉयड वगैरह को यूज़ करने की लिमिटेशंस हैं। अगर डाटा उड़ गया है हमारे पास हमारे लोकल स्टोरेज से, तो बिजनेसमैन्स को या हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके हल के लिए डाटा की रिकवरी का बेस्ट बैकअप प्लान जो है वो क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करते वक्त यूज़र्स को ये यकीन होता है कि उनका डाटा जो है क्लाउड स्टोरेज में बिल्कुल महफूज है। अगर लोकल स्टोरेज में हो तो फाइल की करप्शन की वजह से उनका डाटा जो है वो उड़ सकता है, लेकिन क्लाउड स्टोरेज में उनका डाटा अगर करप्ट भी हो जाए तो वो डाटा को दूसरी जगह से हासिल कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि वो डाटा अपने पास स्टोर नहीं रखते, बल्कि वो दूसरे क्लाउड सर्वर्स को भी डाटा दे देते हैं, उसकी कॉपीज़ बनाने के लिए दे देते हैं और वो उनके डाटा की कॉपी अपने पास रखते हैं। इस वजह से हमारा डाटा जो है बिल्कुल महफूज हो जाता है बनिस्बत हमारे, अगर हम खुद उस डाटा को स्टोर करें तो उसके लिहाज से उनका डाटा हमसे ज़्यादा महफूज होता है। फ़र्ज़ कर लें किसी ख़राबी की वजह से क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर्स का डाटा करप्ट हो गया है, तो वो उनके पास प्लान बी होता है कि वो डाटा को दोबारा हासिल कर सकते हैं। वो डाटा को दूसरे प्रोवाइडर से हासिल कर सकते हैं जिनको उन्होंने अपना डाटा दिया होता है और उनका डाटा उन्होंने अपने पास रखा होता है, जिसकी वजह से उनका डाटा महफूज हो जाता है, उनका डाटा उनके पास दोबारा आ जाता है। मतलब कि उनका डाटा जो होता है वो हमारा डाटा होता है और हमारा डाटा उनके पास बिल्कुल महफूज रहता है और जब चाहे हम अपना डाटा जो है वहाँ से दोबारा हासिल कर सकते हैं। अगर डाटा कभी भी ख़राब हो भी गया हो तो हमें पता भी नहीं होता कि डाटा हमारा ख़राब हुआ था या करप्ट हुआ था, हमारे पास सेफ़ एंड साउंड दोबारा आ जाता है। इसलिए हम डाटा को क्लाउड स्टोरेज से किसी भी वक्त दोबारा रिकवर कर सकते हैं, दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा इसका यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद इसका चौथा जो फ़ायदा है ये है कि ऑनलाइन रहते हुए अगर कोई हमारा कस्टमर हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, उसकी फ़िज़िकल पोजीशन हमारे पास नहीं है, या हमारा कोई साथी है जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, उसको डाटा पहुंचाना हो, उसको डाटा देना हो, तो ऑनलाइन रहते हुए क्लाउड स्टोरेज जो है उस डाटा को हमारे स्पेसिफिक क्लाइंट तक या स्पेसिफिक कस्टमर तक और हमारे स्पेसिफिक कॉलीग या साथी तक डाटा को शेयर कर सकता है। ये इसका बहुत ही अच्छा और यूनिक फ़ीचर है। इसके बाद ऑटोमेशन का फ़ायदा आ जाता है। जो बिजनेसमैन्स हैं उनको जो सबसे बड़ा मसला आता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो ये होती है कि उन्होंने एक ख़ास डाटा को, ख़ास इन्फॉर्मेशन को एक ख़ास वक्त पर दोबारा रीयूज़ करना होता है, और उसके लिए उन्होंने स्केड्यूल बनाया होता है कि ये इस टाइम पर ये वाला डाटा हमें चाहिए और इसको रिकवर करना है। लेकिन इस काम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम टाइम की ज़रूरत होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत भी लगती है। लेकिन अगर क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो क्लाउड स्टोरेज इस काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। क्लाउड स्टोरेज में हमने करना सिर्फ ये होता है कि डाटा जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है उसके साथ हमने टाइम सेट करना होता है कि इस टाइम पर इस डाटा को हमने रिकवर करना है, इस टाइम पर ये डाटा हमें रिकवर्ड हालत में चाहिए, इस दिन चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है क्लाउड स्टोरेज पर। और जब वो टाइम आ जाता है तो उस टाइम पर डाटा रिकवर्ड हालत में हमारे कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह में आ जाता है, जो हमारी जिस पर हमने उसको साइन किया होता है, जिस आईडी पर हमने उसको साइन इन किया होता है, उस आईडी पर वो डाटा दोबारा रीस्टोर हालत में हमारे पास खुद ब खुद आ जाता है, जबकि हमने उस पर टाइम सेट किया हुआ था, उस टाइम की वजह से वो डाटा हमारे पास दोबारा आ जाता है। इस अमल को ऑटोमेशन कहते हैं। यानी कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट बिजनेस ओनर्स फेस इज टू स्केड्यूल डाटा रिकवरी प्लान, सो रूटीन वर्क शुड नॉट बी पॉज्ड। This data recovery plan simplified by automation provided by cloud storage. This is the simple explanation of the automation. ऑटोमेशन के लिए प्रोवाइडर्स ने करना क्या होता है, ऑटोमेशन के लिए बिजनेस ओनर्स या यूज़र ने क्या करना होता है, उन्होंने सिर्फ ये काम करना होता है कि डाटा और उसके साथ उसकी तारीख कि किस तारीख पर हमें इसको रिकवर करना है, उसकी तारीख सेट करनी होती है, और बाद में क्लाउड स्टोरेज ऑटोमेटिकली इस पर काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद इसका छठा फ़ायदा आ जाता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होती है कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी लोग एक फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा है, इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है, बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि बहुत से लोग जिनकी फ़िज़िकल पोजीशन सेम नहीं होती, जो एक जगह पर मौजूद नहीं होते, अगर वो आमने सामने भी नहीं बैठे, अगर फ़र्ज़ कर लें कोई एक बंदा पाकिस्तान में और दूसरा इंडिया, यूरोप वगैरह में है, तो दोनों मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, एक ही फाइल पर काम कर सकते हैं। ये कोलैबोरेशन के ज़रिए होता है, और कोलैबोरेशन का जो कोलैबोरेशन का जो फंक्शन होता है वो क्लाउड स्टोरेज के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है। सातवां इसका फ़ायदा ये है कि ये एक स्केलेबल सर्विस है, यानी कि ये हमसे ओवर चार्ज नहीं करती। हमने जितना डाटा स्टोर किया होता है ये हमसे उतने ही पैसे चार्ज करता है क्लाउड स्टोरेज जो है। अगर हमने डाटा थोड़ा स्टोर किया है तो वो हमसे थोड़े पैसे चार्ज करेगा, अगर हमने डाटा को ज़्यादा स्टोर किया है तो वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। इस पर मंथली चार्जिंग का कोई भी चार्जिंग का कोई भी इशू नहीं होता कि मंथली इसने फिक्स पैसे चार्ज करने हैं, एक ही इतने पैसे चार्ज करने हैं चाहे जितना भी डाटा स्टोर कर ले। नहीं, ये सिर्फ हमसे उतने ही पैसे चार्ज करता है जितना कि हमने डाटा स्टोर किया होता है। यानी कि सिंपली कहूँ तो डाटा के चार्जेस, मतलब कि डाटा स्टोर करने के जो पैसे ये हमसे चार्ज करते हैं वो सिंपली अमाउंट ऑफ डाटा पर डिपेंड करती है कि जितना ज़्यादा हमने डाटा स्टोर करना है उतने ज़्यादा वो हमसे पैसे चार्ज करेंगे, और जितना कम हमने डाटा स्टोर करना है उतने कम हमसे पैसे चार्ज करेंगे। इसके अलावा इसमें एक और फीचर भी आ जाता है, एक और फंक्शन भी आ जाता है। अगर हमने डाटा ज़्यादा स्टोर कर लिया है और उसमें से कुछ डाटा को डिलीट कर देते हैं तो डाटा कम हो जाता है, जिसकी वजह से मंथली चार्जेस जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके बाद इसका सिंक्रोनाइजेशन का फ़ायदा आ जाता है कि अगर हम डाटा को अपने किसी मोबाइल में स्टोर करें, किसी लैपटॉप, पीसी या कंप्यूटर वगैरह में स्टोर करें, और जब उसको रिकवर करने की ज़रूरत होती है तो जिस मोबाइल में हमने, जिस लैपटॉप में, जिस कंप्यूटर में हमने डाटा को स्टोर किया होता है तो उसी से हम दोबारा डाटा को हासिल कर सकते हैं। यानी कि ये इसकी लिमिटेशन है हमारे लोकल स्टोरेज की, कि हम सिर्फ डाटा वहीं से हासिल कर सकते हैं जहाँ पर हमने स्टोर की, जिस मोबाइल से हमने डाटा को स्टोर किया होता है या जिस कंप्यूटर में हमने डाटा को स्टोर किया होता है। और कंप्यूटर अगर किसी खास जगह पर पड़ा हो तो उसके लिए खास पोजीशन पर जाना पड़ता है डाटा को दोबारा रिकवर करने के लिए। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन के फंक्शन में, क्लाउड स्टोरेज के सिंक्रोनाइजेशन के फंक्शन में ऐसा नहीं होता, बल्कि
इसमें एक आसानी आ जाती है कि हम कहीं पर भी हों, कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी लैपटॉप पीसी कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे हो, अगर वो इंटरनेट चला रहा है तो हम वहाँ से अपना स्पेसिफिक डाटा दोबारा से हासिल कर सकते हैं, दोबारा से उसका यूज़ कर सकते हैं, दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डाटा किसी और कंप्यूटर से किसी और जगह से हम हासिल करते हैं, वो उसकी फॉर्मेट उसकी जो शक्लो सूरत है वो बिल्कुल सेम होगी और वो डाटा भी बिल्कुल सेम होगा। ये क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करने के 8 फ़ायदे थे। चलते हैं इनके इनके नुकसानात की तरफ कि इनको यूज़ करने के नुकसानात क्या हो सकते हैं। सबसे पहला इसका नुकसान है वो साइबर अटैक वल्नरेबिलिटीज़ है। मतलब कि इस पर हैकर जो हैं वो अटैक कर सकते हैं इस डाटा पर। बाज़ कंपनीज़ होती हैं, उनकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए या उनका डाटा यूज़ करने के लिए जो अहम डाटा होता है उस पर हैकर अटैक करते हैं और उनका डाटा सारा करप्ट कर देते हैं या कॉपी कर लेते हैं और उसका मिस यूज़ करते हैं। क्योंकि ये डाटा हमारे पास अपने पास स्टोर नहीं होता और उन क्लाउड प्रोवाइडर के पास अपना डाटा नहीं बल्कि कस्टमर्स का डाटा होता है। तो कस्टमर का डाटा अगर हैक हो जाए तो उस डाटा का मिस यूज़ जो है वो हैकर कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारा स्टोर किया हुआ डाटा भी ख़तरे में हो सकता है। ये इसका पहला नुकसान था। चलते हैं इसके दूसरे नुकसान की तरफ। इसके दूसरे नुकसान में ये आ जाता है कि डाटा को अपलोड करने के लिए क्लाउड स्टोरेज में और डाउनलोड करने के लिए एक स्पेसिफिक इंटरनेट की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत होती है। अगर स्पीड बहुत कम होगी तो डाटा स्टोर करने का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्लो होगा। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो डाटा स्टोर करने का प्रोसेस फास्ट होगा और जल्दी स्टोर हो जाएगा। और इसके लिए मिनिमम स्पीड की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 MB पर सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 2 MB का डाटा अपलोड हो जाना चाहिए या डाउनलोड हो जाना चाहिए। इसलिए क्लाउड स्टोरेज की ये भी एक लिमिटेशन है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इतनी स्पीड नहीं आती, जिस वजह से क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसके अलावा क्लाउड स्टोरेज की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, यानी कि ये यूज़र्स की पूरी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता। यानी कि ये बहुत सारा ऐसा डाटा होता है, बहुत से डाटा की ऐसी इकसाम होती है जिनको ये स्टोर नहीं कर सकता और बाज़ औक़ात अगर वो स्टोर कर ले तो उनको वापस वापस रीलोड अपने लोकल स्टोरेज में नहीं कर सकता। इसलिए इसको यूज़ करने से पहले इसकी जितनी भी प्रेस्क्रिप्शंस हैं, इसकी जितनी भी हदायत हैं किसी ख़ास क्लाउड स्टोरेज की, उसको तफ़सील से पढ़ लेना चाहिए और फिर उसको यूज़ करना चाहिए। हमने इसमें पढ़ा क्या क्या है। हमने सबसे पहले इसकी इन्वेंशन पढ़ी कि इसको इन्वेंट कैसे किया गया, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसकी वर्किंग पढ़ी कि ये काम कैसे करता है, ये डाटा सेंटर्स के ज़रिए काम करता है। इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी 3 मेन टाइप्स हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल स्टोरेज और ब्लॉक स्टोरेज। इसके बाद हमने इसके नुकसानात पढ़े कि इसके नुकसानात क्या हैं, कि इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। अगर डाटा की ज़रूरत किसी ख़ास मौके पर अर्जेंट हो तो अर्जेंटली डाटा को रिकवर किया जा सकता है। अगर डाटा हमारे पास लोकली स्टोर ना हो, कहीं से भी हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा ये सिक्योर होता है, यानी कि हमारे लोकल स्टोरेज से ज़्यादा इस लोकल स्टोरेज से ज़्यादा क्लाउड स्टोरेज ज़्यादा सिक्योर है। इसके अलावा ऑनलाइन शेयरिंग कर सकते हैं। अगर हमारा कोई क्लाइंट या कोई कोलीग वगैरह हमसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा दूर है और हमने उसको डाटा देना हो तो हम सिर्फ इंटरनेट पर जाकर ऑनलाइन उसकी आईडी पर उसको डाटा शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्केड्यूलिंग कर लेता है कि डाटा के रिकवरी प्लान बना लेता है कि डाटा को किस वक्त पर कौन सा डाटा किस खास वक्त पर डाटा को रिकवर करना है। इसका ये स्केड्यूल बना लेता है, एक ख़ास टाइम बना लेता है। कोलैबोरेशन आ जाती है, एक ही फाइल पर बहुत ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। चीप आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, ये सिर्फ उतने ही पैसे चार्ज करता है जितना हमने डाटा स्टोर किया होता है। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन आ जाती है कि डाटा को किसी भी पोजीशन से किसी भी लोकेशन से हम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ नुकसान थे कि हैकिंग था कि बहुत सारे हैकर्स जो हैं वो डाटा को करप्ट कर सकते हैं, इसको हैक करके इसको मिसयूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये टाइम कंज्यूमिंग है कि इंटरनेट स्पीड अगर बहुत कम हो तो इंटरनेट स्पीड के कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है। इसके बाद आ जाता है कि अनसेटिस्फैक्ट्री है कि बहुत से यूज़र्स हैं जिनकी तवक्कुआत पर ये पूरा नहीं उतर सकता। इसमें बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। अगर सिंपली इसका नतीजा निकालूं तो क्लाउड स्टोरेज एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिक्योर है, इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है। इसमें कुछ इश्यूज़ हैं लेकिन वो इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है कि वो इसके फ़ायदे पर भारी आ सकें। आजकल के बिजनेसेस में, आजकल के कारोबार में क्लाउड स्टोरेज का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसका यूज़ बहुत फ़ायदेमंद भी है। Thank you so much for listening me.